चलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। 15 क्वेश्चन मैंने कराया आपको। 15 क्वेश्चन चलो फिर से मैं करने के लिए आया हूं आप लोगों के साथ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो 15-15 हो जाएगा। 30 कोशिश करूंगा और भी आप लोगों को कराऊं जितना ज्यादा, क्योंकि देखो यार एक्चुअली है क्या ना कि बीच में आ गया सरस्वती पूजा। कोई बात नहीं, माता रानी का आशीर्वाद आप लोग सभी के ऊपर बनी रहे और आप लोग सारे लोग फतेह हासिल करके आओ, फतेह करके आओ और श्री राम स्कूल ऑफ कॉमर्स का नाम रोशन करके आओ। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 15 क्वेश्चन कर लिए थे, 16 से हम लोग चलो कंटिन्यू करते हैं। व्हाई इट इज सेड दैट कंट्रोलिंग इज अ ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग? क्यों कहा जाता है कि प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग अधूरा है? भाई साहब सही बात है ना। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन करना। किस चीज को? एक्चुअल परफॉर्मेंस को। किस चीज से? प्लान परफॉर्मेंस से। बात समझ में आ रहा है बेटा? प्लान था हमारा 90% लाने का, है ना, और आ गया 70%। तो ये जो 20% का डेविएशन आया, आखिर में क्यों आया? तो हम लोग जब तक नहीं सोचेंगे 90%, जब तक कैसे पता चलेगा कि भाई साहब कितना लाना था कितना नहीं लाना था? तो कंट्रोलिंग प्रोसेस अधूरा है। बात समझ में आया? किसके बिना? प्लानिंग के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट इफ ब्रीफ बोलता है क्रिटिकल। ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा आपका, शॉर्ट आंसर टाइप। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? देखो होता क्या है ना बेसिकली कि जब एक मैनेजर कंट्रोलिंग करता है, हर चीज में गलतियां निकालता है, हर चीज का डेविएशन यानी डिफरेंस को चेक करता है, तो बेटा उसको एक चीज समझना चाहिए कि आप क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल भी करो और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी करो। ये 2 टेक्निक है, मेथड ऑफ कंट्रोलिंग बोला गया है। तो आप क्या करो ना, की पॉइंट एरिया को सबसे बोला गया है, क्रिटिकल एरियाज को आप देखते हुए काम करो। जैसे सर, जैसे आप क्या समझाना चाह रहे हैं? जैसे कि क्या तुम कोई भी इकोनॉमी में चेंजेस हो जाए, आज अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए, महंगाई आ जाए, तुम्हारा सामान कोई नहीं परचेस करेगा, तो क्या तुम इसमें कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं सर। क्या भाई साहब लोगों के पास पैसे की कमी हो जाए, क्या तुम कुछ कर सकते हो? लोग तुम्हारा सामान का डिमांड करना बंद कर दे? नहीं सर, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल इसको बोला जाता है। बात हमारा ये क्रिटिकल की पॉइंट एरिया है, ये हमारा की पॉइंट एरिया। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे देखो बात को समझना कि क्या मैं बोल रहा हूं। आप इकोनॉमी में कोई चेंजेस आ जाए, आप कुछ नहीं कर सकते हो। सोसाइटी में अगर कुछ चेंजेस आ जाए बेटा जी, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट कोई चेंजेस लेकर के आ जाए, आप कुछ नहीं। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, मान लो डीजल का दाम बढ़ गया 10 रुपया प्रति लीटर या 5 रुपया प्रति लीटर या 2 रुपया प्रति लीटर। एक ही बार में 10 रुपया तो नहीं बढ़ेगा, 2-3 रुपया 4 रुपया तक मान लो बढ़ गया, तो क्या ट्रांसपोर्टिंग महंगा हो जाएगा? ट्रांसपोर्टिंग महंगा हो जाएगा तो तुम जहां से रॉ मटेरियल मंगा रहे हो, ट्रक वाला महंगा लेकर के आएगा, तो तुमको महंगा में देगा, तो तुम भी महंगा में बेचोगे। महंगाई बढ़ गया, तुम कुछ कर सकते हो क्या? नहीं सर। ये सब एक बिजनेसमैन के हाथ के बाहर का चीज है। तो उसी को क्या बोला गया? क्रिटिकल पॉइंट एरिया। कि आप अपना की एरिया को डिसाइड कर लो और उसी को आप कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, आपका लेबर स्ट्राइक कर रहा है ड्यू टू इनसफिशिएंट पेमेंट, भाई साहब सफिशिएंट पेमेंट उसको नहीं मिल रहा है, वो स्ट्राइक कर, तब तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो, राइट। उसके बाद मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सिंपल सा बात बोला गया कि आपको लाना था 90%, आपका आ गया 88.9%। अब बेटा बैठ के सर पटकोगे दीवार में, बोलो नहीं ना सर। कितना परसेंट कमाया? 1% ने कमाया यार, कोई बात नहीं है। तो आप एक्सेप्शन हमेशा लेकर के चलो। जस्ट एग्जांपल क्या है सर? एग्जांपल। बिजनेस स्टडीज तो अधूरा है यार बिना एग्जांपल का, और मैं यहां पे सिर्फ आपको एग्जांपल ही देने आया हूं, क्योंकि बार बार लिख करके बताना हर क्वेश्चन को पॉसिबल नहीं है। 2-2 घंटा लग जाएगा एक वीडियो में, है ना। अब देखो यहां पे क्या बोला गया, सिंपल सा बात, कि आपको मैं सिंपल सा बात कीवर्ड्स में बताऊंगा, लिखना आपको खुद से है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब कि आप कोई भी मैनेजर है जिसको आपने टारगेट दिया कि सर आपको 5000 पीस टी शर्ट डेली बनाना है ना, तो वो मैनेजर अपने वर्कर से बोला कि भाई जल्दी जल्दी काम करो, अच्छे से 5000 पीस डेली का टारगेट मिला है। अब उसका 5000 नहीं बन करके 4995 टी शर्ट बना, तो क्या वो सबको बहुत डांट फटकार लगाएगा, बोर्ड का मीटिंग बुलाएगा, सबके बारे में कंप्लेन करेगा मैनेजर? नहीं ना, 5 ही कम ना बना यार। तो आपको एक्सेप्शन लेकर के चलना पड़ेगा। तो हम क्या एक्सेप्शन डिसाइड कर लेंगे कि 50 का एक्सेप्शन डिसाइड कर लेंगे, यानी कि 4950 से लेकर के 5050 तक, यानी कि मैंने क्या कर लिया, 50 ज्यादा भी बन सकता है, 50 कम भी बन सकता है। ये हो गया मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है सर? तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या दिखाता है किसी भी कंपनी का? पूरा पूरा कैपिटल। जैसे मान के चलो रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर आज 19 लाख करोड़ का
कैपिटल है, तो इसका मतलब क्या है यहां पे कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब उसका पूरा का पूरा डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन, डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन। तो बोला गया कैपिटल स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट द दोज अमाउंट ऑफ कंपनी which involve debt as well as equity in the capital structure। बात समझ में आ रहा है कि उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट, हाउ मेनी डेट एंड हाउ मेनी इक्विटी, कितना सारा डेट और कितना इक्विटी इन्वॉल्व है किसी भी कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो उसी को किसी के कंपनी के कैपिटल में, तो उसी को बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। किसी भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर उसका पूरा ओवरऑल कैपिटल के बारे में बताता है कि कितना इसके ऊपर उधार है और कितना इसके में शेयर होल्डर का इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू फैक्टर दैट अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। देखो तुमको वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए वो किस किस चीजों पे, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, किस नेचर का तुम्हारा बिजनेस है। दूसरा साइज ऑफ बिजनेस, बहुत सारा चाहिए ना, बात समझ में आ रहा है। कैश फ्लो, क्रेडिट अवेल, क्रेडिट अलाउड, ये सब आपने पढ़ा होगा, तो ये सब आप लिख सकते हो। तो इसको किस तरीके से हम लोग लिखेंगे सर, वापस से चलो समझते हैं। द टू फैक्टर्स, फिर से कॉपी का पोस्टर बना लो। The two factors which affect the working capital is as follow। ये हुआ लिखने का तरीका, बात समझ में आया। ये क्वेश्चन नंबर 19 है ना। और उसके बाद इस तरह का तुम एरो दे सकते हो, एरो दो दे दो। पहला नेचर ऑफ बिजनेस, एक आक और लिख सकते हो क्रेडिट अवेल और क्रेडिट अलाउड, है ना। ये दोनों लिख करके, ये दोनों का नाम सिर्फ लिख करके नहीं छोड़ना है बेटा जी, ये दोनों को आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, याद रखना है ना। चलो, व्हाट इज गियरिंग कैपिटल, ये भी आपका वो कैपिटल स्ट्रक्चर को बताता है जिसमें कितना डेट है और कितना उधार ले रखा आपने इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा ले रखा है, ये उस चीज को बताता है। और व्हाट इज सेबी, सेबी क्या है, तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट का, और वो पूरा का पूरा शेयर मार्केट को, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है। बात समझ में आया, ये पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है। तो इस तरीके से आपको बेटा अपने कॉपी में अच्छे सुंदर से जो भी मैं रफ कर रहा हूं लिखना है, आपको याद रखना। तो सेबी का मतलब पूरा का पूरा रूल्स रेगुलेशन, रेगुलेट द इंटायर शेयर मार्केट, है ना। रेगुलेट द कंपनीज इंटरनल अफेयर्स, रेगुलेट सिक्योरिटीज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी कंपनी। 3-4 पॉइंट इसका तुम आराम से लिख सकते हो, इसी का मतलब है सेबी। ये भी क्वेश्चन है तुम्हारा 2 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेट जरूर ये यूज करना बेटा जी। व्हाट इज मेंट बाय स्टॉक मार्केट इंडेक्स, देखो स्टॉक मार्केट इंडेक्स रेफर्स टू दोज मार्केट, यहां पे बोलता है इंडेक्स का मतलब क्या है। इंडेक्स का मतलब सिंपल सा बात, निफ्टी और सेंसेक्स। अब ये दोनों का मतलब क्या है, निफ्टी का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और यहां पे बोलता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहां पे आ रहा है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है, निफ्टी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है, सेंसेक्स। निफ्टी 50 कंपनियों को रिफ्लेक्ट करता है और सेंसेक्स 30 कंपनियों को रिफ्लेक्ट करता है। बात को समझना, जो टॉप की कंपनी रहता है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू द स्केल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, उसको ये पहला नंबर पे रखता है ताकि ये लोगों को अट्रैक्ट कर सके इंडियन मार्केट अपने और। बात समझ आ रहा है। सिमिलरली सेंसेक्स भी उसी तरीके का काम करता है। तो ये तुम बहुत अच्छे से लिख सकते हो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स के बारे में अगर पूछ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। भाई
साहब ये लिक्विडिटी का परफॉर्म करता है, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। किसी भी तुम्हारे पास अगर फाइनेंशियल असेट्स है, सिक्योरिटीज है, तो तुम यहां पे आसानी से बेच सकते हो। बात समझ में आ रहा है? ये किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस को डिसाइड करता है, ये फंक्शन है इसका। तो ये सारा चीज तुम आराम से लिख सकते हो। ये सब क्वेश्चन आने वाले सवालों में से एक है, क्योंकि हमारा तो भाई मिशन पढ़ लो कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से। और मैं जिस तरीके से आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवा रहा हूं, एक बात आपको जरूर बोलूंगा यार, समझ में आना चाहिए आपको मैं क्या बोल रहा हूं। आप लोग जो कमेंट करते हो वीडियो में, लाइव के दौरान या आफ्टर अपलोडिंग वीडियो में, हमारे एमसीक्यू जो हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, मैं बहुत सारे कमेंट्स को मैंने देखा। आप लोग मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग क्या करते हो ना, कि आंसर देते हो। मैं यहां पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, तो आप लोग को एक्सप्लेनेशन पे ध्यान नहीं है। आपने देखा कि भाई साहब किताब में सी है और सर ने बताया डी, ये क्या होता है? आप तो ऑप्शन लिख भी नहीं रहे हो, आप ऑप्शन का नाम भी नहीं लिख रहे हो ना, आप क्या लिख रहे हो? ए बी सी डी। बात समझ आया? तो यहां पे वैसे नहीं होता, मैं आपको कॉन्सेप्चुअल वे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं चीजों को, और आप क्या कर रहे हो? मॉडल पेपर को घर पे बैठ करके आराम से उसके अकॉर्डिंग मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट को जज कर रहे हो। तो यहां पे ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। अगर आपको मेरे पे फेथ है, और फेथ होना चाहिए बेटा, तो आप एकदम निश्चिंत हो जाओ कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आंसर मैं अपने अकॉर्डिंग आपको सही बता रहा हूं। बात समझ आया? इसीलिए देखो सिंपल सा बात, बहुत सारा बच्चा बोलता है कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज सेमी साइंस और सिंपल साइंस। इसमें बच्चों को क्या है? कंफ्यूजन है। बात को समझना यहां पे क्या है। सिंपल, बहुत मैं बोलता हूं ये सेमी साइंस है, और बहुत सारा बच्चा बोलता है ये सिंपल है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग गलत है। मेरे अकॉर्डिंग क्या सही है? सेमी साइंस मेरे अकॉर्डिंग सही है। कैसे? देखो ध्यान से समझो। मैनेजमेंट क्या है? आर्ट भी है और साइंस भी है। ये तो सबको ही मान रहा है ना, ये तो सबको ही मान रहा है। चलो, जो बच्चा ये मान रहा है उसको ये बात मानना पड़ेगा कि ये सेमी साइंस है। कैसे? मैं अभी इसको प्रूव कर रहा हूं। अगर आप आर्ट और साइंस दोनों मान रहे हो, तो बेटा यहां पे साइंस यानी कि ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, ये थ्योरेटिकल नॉलेज है। बात समझ रहा है? ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बना हुआ है। बात समझ में आ रहा है? यहां पे एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसको एक्वायर करना पड़ता है। बात समझ रहा है? तो यहां पे बोला गया कि कुछ कुछ प्रिंसिपल्स है जो कि यहां पे लोगों को पढ़ करके ही बनना पड़ता है। अब बच्चा क्या करता है कि इसको समझ नहीं रहा है। आपको इसको समझना पड़ेगा ना कि यहां पे आधा ये साइंस है और आधा आर्ट है, मैनेजमेंट। क्योंकि तुम यहां पे खुद का ओन क्रिएटिविटी ऑफ परफॉर्मिंग जॉब, बात समझ आ रहा है? तुम अपना खुद का स्किल लगा रहे हो टू परफॉर्मिंग द जॉब। तो बेटा तुम आधा साइंस और आधा आर्ट मान रहे हो, तो आधा आधा का मतलब क्या होता है? 50%। 50% आर्ट है और 50% क्या है? साइंस है। तो आधा साइंस का मतलब क्या होता है? सेमी साइंस ना होता है बेटा। सिंपल साइंस क्या होता है? कपड़ा थोड़ी है जो बोलोगे सिंपल लग रहा है सर। सिंपल क्या होता है? नाम है किसी का, सिंपल साइंस। सेमी साइंस होगा बेटा जी इसका आंसर। बात समझ आया? तो ये एक छोटा सा मोहरा था, मतलब उदाहरण था आपको समझाने का कि ऐसा ऐसा आप बहुत सारा क्वेश्चन में कंफ्यूज हो। तो मैं आपको इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं, तो हर एक क्वेश्चन का मेरा एक्सप्लेनेशन। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप बता दो कि सर आपने टिक मारा और आगे बढ़ते चले गए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बात समझ आया? और आपको अगर मैं जितना डीप में पढ़ाता हूं ना, मेरे क्लासरूम के बच्चे से आप जाकर के पूछो, जो भी वीडियो में मेरे कमेंट कर रहे हो कि सर आप पहले देख लो आंसर, ये मैं क्यों देखूं यार? मेरा अपना कॉन्सेप्ट जो बोलोगा मैं उसी को ये करूंगा, टिक करूंगा। जो बच्चे को मेरे पे फेथ है, जो बच्चा मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहा, ऑफलाइन पढ़ रखा, वो बच्चा जानता है कि हु इज अंकित सिंह, हु इज अंकित सर। बात समझ रहा है? उनको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि अंकित सर का कॉन्सेप्ट क्या है। एक एक दिन में अंकित सर वो इंसान है कि जो 100 स्लाइड का एक एक चैप्टर खत्म कर देता है ना, और वो समझा करके। तो आपको कॉन्सेप्ट देना ही मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, हमेशा याद रखना। बस हमारा तुक्का वाला हिसाब किताब मेरे पास नहीं होता है। चलो कम टू द टॉपिक। ये हो गया आपका फंक्शंस। दूसरा लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका इस स्लाइड का? मनी मार्केट इज ए एसेंशियल मार्केट। देखो यहां पे पहले इसको रफ करने दो। मनी मार्केट इज एसेंशियली अ मार्केट फॉर अ शॉर्ट टर्म फंड। डिस्कस। देखो होता क्या ना बेसिकली कि एज वी नो दैट के कंपनी को हमेशा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए फंड की जरूरत पड़ते रहती है, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी क्या करता है कि जब भी उसको लॉन्ग टर्म की जरूरत होती है लोन की, तो वो फिर डिवेंचर इशू करता है और भी लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वहां से जाकर के रेस करता है ना, है ना। उसके बाद लेकिन जब उसको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो वो मनी मार्केट जाता है, जैसे कॉल मनी एग्जाम्पल हो सकता है इसका, ट्रेजरी पढ़ा है आपने, है ना,
बैंक से जाकर के वो ले सकता है। ये सब जो होता है वो शॉर्ट टर्म यानी कि लेस देन 1 ईयर। बात हमारा लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए यहां पे तुमको पैसे की जरूरत अगर है तो तुम कहां जा सकते हो? मनी मार्केट। कोई दिक्कत समझने में नहीं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24, यानी कि आपको इसमें भी मैंने लगभग क्वेश्चन करवा ही दिया। स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? टू बिल्ड पर्सनल रिलेशन विद द कस्टमर। बात समझ आ रहा है? टू डिस्कस इन क्रूशियल मैटर ऑफ अबाउट द प्रोडक्ट, कि भाई तुम बहुत अगर इंपॉर्टेंट मैटर पे कुछ बात करना चाहते हो कि कितना इसमें क्या है, क्या कितना प्रोटीन है, कितना आयोडीन है एंड ऑल। पास हमारा तो ये हो गया। उसके बाद पर्सनली तुम मेन इसका मोटिव क्या होता है पता है? पर्सनली रिलेशन बिल्ड करना, ताकि हम लोग सेल फर्दर आगे कर सके। स्टेट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। देखो एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? स्पॉन्सर। तो स्पॉन्सर का मतलब एडवर्टाइजिंग का मतलब एडवर्टाइजिंग इज इम्पर्सनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। बात हमारा होता क्या है? बेसिकली तुम सलमान खान से अपना एडवर्टीजमेंट करवा लिए तो तुम आके खुद नहीं बोले ना। जैसे मान लो लक्स कोजी का जो सलमान खान प्रचार कर रहा है, तो क्या लक्स कोजी का मालिक है वो? नहीं। बात समझ रहा है? वो लक्स कोजी का मालिक आके बोल रहा है लक्स कोजी परचेज करो? नहीं। इम्पर्सनल मार्केटिंग करवा रहा है, यानी किसी दूसरे से मार्केटिंग करवा रहा है, और वो पेड फॉर्म होता है, पैसा लेकर के सेलिब्रिटीज लोग प्रचार करता है ना, तो उसको क्या बोलता है? एडवर्टाइजिंग। एंड पर्सनल सेलिंग का मतलब सिंपल सा बात कि आप आराम से हम लोग किसी भी इंसान को, जैसे तुम गाड़ी खरीदने के लिए जाते हो, कुछ बाइक खरीदने के लिए जाते हो, फोन खरीदने के लिए जाते हो, तो लोग पर्सनल सेलिंग करता है ना, तुमको पर्सनली उसके बारे में, फीचर्स के बारे में रूबरू करता है, तुमको बताता है कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसको नहीं करना है, इच एंड एवरीथिंग एंड ऑल। उसके बाद व्हाट इज लोक अदालत। लोक अदालत का मतलब क्या होता है? देखो होता क्या है ना बेसिकली कि जब भी जजमेंट का बात आए तो हम लोग फट से कोर्ट का याद आ जाता है, लेकिन एक लोक अदालत होता है जहां पे वैसे लोगों को इलाज होता है। इलाज का मतलब वैसे लोगों का जजमेंट होता है जिसका बहुत दिनों से कोई नहीं है, कोई वकील नहीं है, किसी को वकील नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? पैसे की कमी है, काफी दिनों से वो जेल में के अंदर है, इस तरीके का घटना अगर घट जाती है तो लोक अदालत होता है वहां पे। दूसरा चीज, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जजमेंट का। बात समझ रहा है? जजमेंट का एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके पास पावर टू टेक डिसीजंस होता है, पावर टू टेक जजमेंट होता है, ये जजमेंट लेने का इसके पास पावर होता है। लोक अदालत के पास लाइक कोर्ट। बात समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कैन कंप्लेन इन कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट में कौन कंप्लेन कर सकता है? कोई भी कंज्यूमर, एनी कंज्यूमर, है ना, और एनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और क्या हो सकता है बेटा जी? और भी तुम लिख सकते हो, वो कोई भी कंज्यूमर, वो कोई एनी कंज्यूमर, एनी ग्रुप ऑफ कंज्यूमर हैविंग सेम कंप्लेन। भाषा न्यूमरस ऑफ कंज्यूमर हैविंग सेम कंप्लेन। तो ये सब चीज तुम यहां पे आराम से लिख सकते हो। कंज्यूमर ही कंप्लेन फाइल कर सकता है, याद रखना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? डिस्कस 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक एंटरप्रेन्योरशिप का। क्या कैरेक्टरिस्टिक? इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसी में मैं आपको 10-20 एमसीक्यू करवा दूंगा, उसी में से आएगा, ठीक है? आप टेंशन नहीं लेना, कल मैं करवा दूंगा इसका। डिस्कस 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिंपल सा बात के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या हो सकता है? देखो, एक उद्यम स्टार्ट करता है, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एंटरप्राइजेस का स्टार्ट करता है। तो होता क्या है ना बेसिकली कि लाइफ लाइन ऑफ ए नेशन के नाम से जाना जाता है ना। ये प्रोवाइडिंग इनोवेशन लिख सकते हो तुम इसका, प्रोवाइडिंग इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इस तरीके का चीज लिख सकते हो। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो। और व्हाई इज एंटरप्रेन्योर कंसीडर्ड एज अ पाइवट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो होता क्या है ना, जीडीपी वगैरह का तुमने नाम सुना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा इंडिया का क्या है, नहीं है, घटा है, बढ़ा, तो वो सब चीज, इन्फ्लेशन रेट हो गया, तो ये सब चीज क्या है ना कि एंटरप्रेन्योरशिप के पास ये पावर होता है। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योरशिप, ये छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योरशिप के पास ये पावर होता है कि ये क्या करता है ना कि इंप्लॉयमेंट देता है, इंप्लॉयमेंट जनरेशन करता है, जिससे लोगों के पास पैसा आता है, और पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे, खर्च करेगा तो हमारा अल्टीमेटली इकोनॉमिक बढ़ेगा। तो जीडीपी वगैरह बढ़ाने का काम, इकोनॉमिक बढ़ाने का काम, ये काम कौन कर रहा है? हमारा
एंटरप्रेन्योर कर रहा है, तो इसीलिए इसको क्या माना गया है, पाइवट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ होने का एकमात्र कारण, एकमात्र नहीं बोल सकते हो कि ये भी कारण हो सकता है। तो चलो 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया बैक टू बैक, बात समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका लॉन्ग आंसर लेकर के आ रहा हूं, 8 क्वेश्चन उसमें रहेगा। आराम से देखो किस तरीके से लॉन्ग आंसर मैं बता रहा हूं आपको, और क्या क्या उसमें कीवर्ड्स लिखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय, कीप स्टडिंग, गुड नाइट।